नमस्कार दोस्तों। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। तो जैसा कि काफ़ी दिनों से मैंने किसी स्टॉक के बारे में आप लोगों से डिस्कशन नहीं किया, तो मुझे लगा कि अब जैसा कि मार्केट में थोड़ा बहुत करेक्शन हो गई है, तो मुझे लग रहा है कि आप लोगों से फिर से एक अच्छे स्टॉक की हम लोग बात करेंगे कि उसमें अभी क्या करना चाहिए हमें। तो उसी के लिए मैंने आपको ये जो HDFC लाइफ है, इस पे आज हम लोग बात करेंगे। तो इस पे आओ देखते हैं कि HDFC लाइफ में भी क्या चल रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि अभी ये HDFC लाइफ हमारा जो है, यहाँ से देखो इसने 22 मई 2024 को इसने 511 का लो मारा था। उसके बाद इसने यहाँ तक की एक जर्नी कवर की है 762 रुपए की। और इस स्टॉक में अगर यहाँ से यहाँ तक अभी हम लोग गिरावट देखें तो अभी 622 रुपए की हो चुकी है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि अभी इस शेयर में कितनी गिरावट हो चुकी है, तो 764 पकड़ लेते हैं इसका रेट, माइनस 622 622, तो लगभग लगभग 142 रुपए की गिरावट हो गई है। अब इसको अगर हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करना चाहें तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 764। तो यानी कि इस शेयर में लगभग लगभग 18.5% की गिरावट हो चुकी है। तो ये मतलब मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा शेयर अभी तक गिरा नहीं है, जैसा कि मार्केट हमारी करेक्ट हुई है। तो इसी पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसमें चर्चा करने से पहले इसके थोड़ा सा अपन लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि इस पे क्या चल रहा है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को यहाँ फंडामेंटल एनालिसिस जीरोधा का ये जो है, इसमें यहाँ पे आता है, वो मैंने ओपन किया है। तो अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि चलेंगे अपन लोग रिवेन्यू पे। तो रिवेन्यू में इसका क्या है कि नॉन पर पार्टिसिपेटिंग फंड्स में इसका 54% का रिवेन्यू है। पार्टिसिपेटिंग फंड में इसका 23% का अप्रॉक्सीमेटली रिवेन्यू है। और जो यूनिट लिंक्ड फंड्स है उसमें 21% का रिवेन्यू है। अदर इसकी जो रिवेन्यू है वो 0.01% की है। तो काफ़ी मतलब ये ठीक लग रहा है मेरे को। लोकेशन वाइज अगर हम लोग बात करें तो इसका डोमेस्टिक ही मेनली कारोबार है, मतलब इंडिया में ही कारोबार करती है, और इसका 100% यहीं पे इन्वॉल्वमेंट है अपने इंडिया में। तो उसके हिसाब से भी ठीक है कि जैसे अपना इंडियन इकोनॉमी अभी ग्रोइंग फेज में है, और यहाँ पे अभी जो इंश्योरेंस है वो थोड़ा सा अंडर पेनिट्रेटेड है। मतलब जो ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जिनकी अर्निंग अच्छी है, वही लोग अभी इंश्योरेंस कराते हैं। तो मेरे को लग रहा है कि अभी जो जैसा जैसा अपनी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो वैसे वैसे ही लोग इंश्योरेंस की तरफ भागेंगे, क्योंकि उनको सेफ्टी चाहिए अनसर्टेनिटी से बचने के लिए। तो उसमें काफ़ी पोटेंशियल मेरे को लगता है। और जैसा कि आप लोग भी जानते हो कि हम लोग इंश्योरेंस का मतलब केवल LIC समझते हैं। तो LIC हमारी गवर्नमेंट कंपनी है। तो अ, है तो बहुत बड़ी कंपनी, और जितने लोग हैं उन पे LIC का भरोसा ज़्यादा रहता है। लेकिन ये कंपनी पे मतलब लग रहा है कि काफ़ी आगे मतलब ठीक हो सकता है। तो क्योंकि इसका इंडिया में कारोबार 100% है। अब बात कर लेते हैं इसका फाइनेंशियल में क्या चल रहा है इसका। तो फाइनेंशियली देखो, अगर हम लोग देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर इसमें ये जो ब्लू कलर है वो दिखाता है कि प्रॉफिट, और ये जो डेब्ट है दिखा रहा है कि डेब्ट इसका येलो कलर से दिखा रहा है। तो अगर हम लोग प्रॉफिट की देखें तो मार्च 2022 में इसका प्रॉफिट था 1327 करोड़ रुपए, जो मार्च 2023 में बढ़ के हो गया है 1368 रुपए। तो यानी कि अगर आप इस प्रॉफिट को कैलकुलेट करें ईयर ऑन ईयर पे, तो 1368 माइनस 1327 और डिवाइड बाई 1327, तो मतलब यहाँ पे केवल 3% का इसका प्रॉफिट जम था। अगर आप यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे तो यहाँ 3% के लगभग इसका प्रॉफिट था मार्च 2022 से मार्च 2023 में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि मार्च 2023 से मार्च 2024 का प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको देख लेते हैं। तो 1574 माइनस 1368 डिवाइड बाई करेंगे हम लोग 1368, और इंटू करो इसमें इंटू 100, तो लगभग 15%। तो मतलब यहाँ पे मार्च 2023 से अगर मार्च 2024 का आप अगर प्रॉफिट देखोगे तो इस कंपनी का अप्रॉक्सीमेटली 15% आया है। तो मतलब जो मार्च 2022 से मार्च 2023 में 3% का था, अभी वो बढ़ के हो गया है 15%, और एक्स्ट्रा 12% इसने कमाया है इस साल, अगर देखा जाए 23 से 24 के बीच में। और डेब्ट की अगर हम बात करें तो देखो 600 करोड़ का इसका डेब्ट था। ये जो फिगर है वो यहाँ पे करोड़ में लिखा हुआ है यहाँ पे। तो मार्च 2022 में देखो इसके ऊपर 600 करोड़ का डेब्ट था, और अभी जो मार्च 2023 था उसमें इसने 950 करोड़ के इसके ऊपर डेब्ट थे।
तो यहाँ पे तो डेब्ट बढ़ा था ईयर ऑन ईयर अगर देखोगे 2022 से 2023। लेकिन अगर इसको अगर कैलकुलेट करना चाहो तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे कैलकुलेट करोगे? 950 माइनस 600 और डिवाइड करना है आपको किससे? 600 से, और इसमें इंटू करो 100 से, तो परसेंट मतलब 58% का यहाँ पे जंप था डेप्ट में। तो डेप्ट इसका 2022 से 2023 में 58% बढ़ा था। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे 2023 से 2024 के बीच में, तो इसमें डेप्ट उतना बढ़ा नहीं। मतलब 950 करोड़ वाला डेप्ट जो मार्च 2023 में था वही अपना जो है मार्च 2024 में वही डेप्ट है। तो डेप्ट के मामले में भी ईयर ऑन ईयर इसमें मतलब कोई मतलब बढ़त नहीं है, मतलब ठीक है। तो हमने देखा कि इसके ईयरली प्रॉफिट बढ़ गए हैं। पहले 3% था पिछले 2022 से मार्च 2022 से मार्च 2023 में, जो अभी मार्च 2023 से मार्च 2024 में बढ़ के अपना 15% हो गया। तो 12% का हमें प्रॉफिट में जंप दिखाई आता हुआ दिखाई देता है। और अगर हम बात करें कि डेब्ट में, तो डेब्ट में इसका 2022 से 2023 में 58% की बढ़ोतरी हुई थी, जो कि डेब्ट ज्यादा अच्छा ठीक चीज नहीं होती है। लेकिन अगर हम मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच में अगर बात करेंगे, तो इसका डेब्ट मतलब ऑलमोस्ट जितना 2023 में था वही है। मतलब 950 करोड़ का डेब्ट इसमें मार्च 2023 में था, वही अभी भी है। तो मतलब डेब्ट अगर हम ईयर ऑन ईयर देखें तो इसमें 0% बढ़ोतरी हुई है। तो मतलब इस हिसाब से अभी ये कंपनी ठीक लग रही है। अब अगर हम इसकी क्वार्टरली बात करें तो देखो, क्वार्टर बेस पे अगर आप देखो तो सितंबर 2023 में जो इसका रिवेन्यू था वो 14,000 करोड़ का था, वो घट गया था जून 2024 में 12,000 करोड़ का। और तो यहाँ पे हमें रिवेन्यू में देखो सेल्स में इसकी गिरावट आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिर जून में 2024 अगर आप सितंबर देखोगे तो यहाँ पे फिर एक बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, 16,000 करोड़ का बढ़ोतरी दिखाई दे गई है। तो यहाँ पे मतलब रिवेन्यू इसका जून के महीने में डाउन था। उसका रीजन देखो ये भी हो सकता है कि अपने जो अभी इलेक्शन थे अप्रैल मई जून में, तो इसलिए हो सकता है कि कंपनियों का कारोबार में थोड़ा सा आपको गिरावट आती हुई दिख सकती है। तो मेरे को लग रहा है कि इस चीज को भी आपको जून वाले क्वार्टर को नेग्लेक्ट कर देना चाहिए। और प्रॉफिट भी अगर हम लोग देखें तो सितंबर 23 में इसका 378 करोड़ का था, जो जून में बढ़ के 479 करोड़ के लगभग हुआ था। और अगर जून 2024 से हम लोग सितंबर 2024 की बात करें तो 435 करोड़ का डेब्ट हुआ है। तो मतलब सॉरी प्रॉफिट आया है। तो यहाँ पे सितंबर से जून में प्रॉफिट अच्छा था, लेकिन इधर थोड़ा सा कांस्टेंट मतलब थोड़ा सा डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये है अपनी फंडामेंटल एनालिसिस। क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इसमें थोड़ा सा कमजोरी दिखी है हमें जून से सितंबर। बट ईयर ऑन ईयर हमने देखा कि यहाँ पे ईयर ऑन ईयर में इसमें काफी अच्छा था मार्च 2024 तक का। तो एक वो पॉइंट हो गया। अब इवेंट की अगर हम लोग बात करें तो क्वार्टरली रिजल्ट्स के यहाँ दिखाई देते हैं। और यहाँ पे हो गया ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में हम लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे हमें देखो इसका पी दिख रहा है कि 79 का इसका पी है। सेक्टर का पी 51 है। तो सेक्टर के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा इसका पी ज़्यादा है। तो ये देखो स्टॉक टू स्टॉक वेरी भी करता है। तो इसी चीज़ की आपको एनालिसिस करनी होती है कि अगर ये कंपनी का पी ज़्यादा है तो सेक्टर के कंपैरिजन में तो ये क्या बेटर है कि बैड है। तो मुझे लग रहा है कि क्योंकि एचडीएफसी ग्रुप की कंपनी है और काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है, तो मेरे को लग रहा है कि ये पी एक्सेप्टेबल है इसमें। और डिविडेंड यील्ड की अगर हम बात करें तो 0.32% की डिविडेंड जो है कंपनी देती है। मतलब तो 0.32% का मतलब डिविडेंड ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा डिविडेंड नहीं है, लेकिन मतलब ठीक है। तो मतलब कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही, इसका मतलब पैसा ग्रोथ में लगा रही है। तो ये हो गई हमारी जो है इस स्टॉक की फंडामेंटल एनालिसिस। और इसमें जो है नॉन पार्टिसिपेंट फंड लोकेशन, उसके बाद फाइनेंस में अगर हम जाएं इसके जो शेयर होल्डिंग में जाते हैं, तो शेयर होल्डिंग में देखो अगर देखा जाए तो सितंबर 2024 से अगर आप देखोगे तो इसमें 50.34% की प्रमोटर की होल्डिंग थी, जो जून में 50.37% ही रह गई। यानी कि प्रमोटर ने अपना माल थोड़ा सा बेचा है, 0.05% माल प्रमोटर ने बेचा है। तो ये मतलब उतना ठीक होता नहीं। प्रमोटर अगर माल अपनी कंपनी में बेच रहा है तो थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना चाहिए। तो ये ईयर ऑन ईयर यहाँ पे दिखा रहा है कि 0.05% उन्होंने माल बेचा है। और अगर हम बात करें जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे आप देखोगे तो 0.03% का इसमें माल उन्होंने क्वार्टरली बेस पे प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग घटाई है। तो
प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी घटाई है, तो ये थोड़ा सा निगेटिव है मुझे लग रहा है। बट क्योंकि उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा माल नहीं बेचा है, 0.03% मतलब नथिंग, तो ये हो गई। और बात करें प्लेज, तो प्लेज कंपनी में नहीं है, ये एक अच्छी बात है। और एफआईआई की अगर बात करें तो देखो एफआई का जो जून में क्वार्टर में 26.63% का स्टेक था, अभी वो घट के 25.63 रह गए। तो मतलब जो प्रमोटर ने भी अपना माल बेचा है, और एफआई जो एफआई मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, उन्होंने भी इसमें जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 1% का माल बेचा है, और ईयर ऑन ईयर पे देखोगे तो 4.9% का माल बेचा है। अप्रोक्सीमेटली 5% उन्होंने अपना माल इसमें बेच दिया है। तो एफआईआई की सेलिंग अगर किसी कंपनी में होती है तो नॉर्मली उस कंपनी का जो भाव है वो बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये दो चीजें हमें नेगेटिव मिली है इस कंपनी में। अब हम बात कर लेंगे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का क्या है इस कंपनी में। तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में देखें तो उनकी जो जून क्वार्टर में 10.96% की हिस्सेदारी थी, अब उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ा के 12.95% कर लिया है। तो मतलब अगर ईयर ऑन ईयर देखोगे तो 6.73% का माल इन्होंने, हमारे जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, जैसे अपने म्यूचुअल फंड हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जैसे एलआईसी है या मतलब बैंक हैं, अगर ये जो कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी लेते हैं तो उसको डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के कैटेगरी में जाया मतलब डाला जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि इसमें डीआई ने माल खरीदा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 2% का माल खरीदा है, और ईयर ऑन ईयर पे 6.73% का माल उन्होंने खरीदा है। अब बात कर लेते हैं रिटेल की होल्डिंग कितनी है, तो वो 2 लाख से कम है। तो अभी मतलब जून 24 में इसमें रिटेल की हिस्सेदारी थी 4.86%। तो रिटेल का मतलब ये होता है कि हमारे आप जैसे जो छोटे निवेशक हैं वो भी रिटेल कैटेगरी में आते हैं, और जो इन हाईएस्ट मतलब HNI जिनको हम लोग बोलते हैं कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, तो वो भी रिटेल कैटेगरी में ही आते हैं। तो उन्होंने भी इसमें माल बेचा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो उन्होंने इसमें 0.74% का माल बेचा है, और ईयर ऑन ईयर पे 0.88% मतलब 1% के लगभग उन्होंने इसमें माल बेचा है। अब अदर में देखोगे तो अदर में भी देखो लोगों ने अपना इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर में माल बेचा है। अब नंबर ऑफ शेयर होल्डर की अगर हम बात करें तो जून 2024 में इसमें 8,92,355 शेयर होल्डर थे, जो कि घट के 7,83,844 रह गए हैं। अगर अभी हम बात करें इसकी तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे 16% शेयर होल्डर इसमें रिड्यूस हुए हैं, मतलब लोगों ने अपने जो जो पोजीशन थे उन्होंने सब काट कूट दिया है इसमें। और ईयर ऑन ईयर पे देखोगे तो 10.51% की जो है शेयर होल्डर में गिरावट आई है, क्योंकि देखो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 9 लाख थे, अभी वो 8 लाख के लगभग रह गए हैं, मैं रफली बता रहा हूँ। तो मतलब इसीलिए इसमें ईयर ऑन ईयर पे 10% की चेंज दिख रही है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि अगर शेयर होल्डर्स में कम हो रहे हैं तो मतलब वो स्टॉक काफ़ी अच्छा मतलब रहता है कि हाँ वो स्टॉक अब लोगों के हाथ में नहीं है। तो ये हो गई हमारी जो है, किधर गया यार, फिर से ओपन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे फंडामेंटल में आपको जाना है, और हम बात कर रहे थे यहाँ पे। तो जो शेयर होल्डिंग है, शेयर होल्डिंग पे मैं ये बता रहा था आप लोगों को कि शेयर होल्डिंग में उन्होंने अपना जो माल है, नंबर ऑफ शेयर होल्डर रिड्यूस हुए हैं। तो ये मतलब ठीक है, एक बड़ी कंपनी है उसमें शेयर होल्डर कम हुए हैं तो ठीक है। तो अब इसमें बात कर लेते हैं कि देखो 4-5 चीजें क्या हो गई। 4-5 चीजें ये हो गई कि प्रोमोटर ने भी इसमें अपना माल बेचा है, एफआईआई ने भी अपना माल बेचा है, तो ये नेगेटिव हो गया। रिटेल भी रिटेल ने भी अपना माल बेच दिया है। तो ये 3 चीजें इसमें नेगेटिव हैं। और 2 चीजें क्या क्या है इसमें, एक तो ये है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने इसमें माल खरीद लिया है। तो उनकी अगर हिस्सेदारी इसमें बढ़ रही है तो मतलब कोई ना कोई तो इस बाजार में जो इस माल को खरीद रहा है। तो आपको इस चीज को ऐसा देखना है। देखो इनका बेचना इनकी अपनी रिक्वायरमेंट हो सकती है, लेकिन अगर ये कोई खरीद रहा है तो उसको इसमें थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि ये एक अच्छी चीज़ है। तो ये मतलब आपको ये एक चीज़ दिखाता है कि हाँ अगर इसमें बिकवाली आ रही है तो कोई ना कोई इस शेयर को लेने के लिए रेडी है। और दूसरी अच्छी चीज़ क्या है कि इसमें जो शेयर होल्डर हैं वो थोड़ा सा कम हो गए हैं। तो शेयर होल्डर कम होना भी मतलब अच्छा है कि जो आम निवेशक है उनके हाथ में माल नहीं रह गया है, हम लोग मतलब यही मानेंगे। हालांकि अभी भी इसमें लगभग 7,83,000 शेयर होल्डर हैं, तो कम नहीं होते हैं, मैं अप्रोक्सीमेटली बात कर रहा हूँ, बट फिर भी ठीक है, पहले से तो 10% कम हो गए हैं। तो जो मतलब लालच की वजह से घुसे थे इस शेयर में, अब वो इसमें नहीं है, वो लोग थक गए हैं, अब वो अपनी पोजीशन को काट लिया है। ठीक है। अब देखो इस कंपनी, ये एक लार्ज कैप कंपनी यहाँ पे लिख के आ रहा है। देखो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो यहाँ पे लिख के आ रहा है कि 1,34,000 करोड़ की इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो जो कि एक लार्ज कैप कंपनी होती है।
तो यहाँ से मतलब मेरे को लग रहा है कि ठीक है। और अगर हम लोग ईयर ऑन ईयर बात करें तो ये कंपनी अभी जो है इसका करंट प्राइस 622 रुपये 50 पैसा है, और ईयर ऑन ईयर मतलब एक साल में ये 2.71% डाउन है। तो मतलब एक साल पहले अगर इसको किसी ने खरीदा होगा तो उसको अभी मतलब जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3% का ही लॉस हो रहा है। तो वो लॉस तो देखो होना स्वाभाविक है, क्योंकि अब इतना प्रमोटर ने भी माल बेच दिया, एफआई ने भी माल बेच दिया, तो ये जब बेचते हैं तो शेयर को बढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो फंडामेंटली अगर मैं बात करूं तो इसमें देखो तीन चीजें निगेटिव मैंने जैसे आपको बताया कि प्रमोटर ने माल बेचा है वो थोड़ा निगेटिव है, एफआईआई भी इससे भाग गए हैं वो भी निगेटिव है, और जो रिटेलर हैं उन्होंने भी माल बेचा है, तो ये तीन लोग इसमें माल बेचे हैं, ये इसमें निगेटिव है। और पॉजिटिव की अगर मैं बात करूं तो इसमें दो पॉइंट पॉजिटिव ये है कि इसकी जो सेलिंग है वो किसी न किसी ने ऑब्जर्व कर ली है, तो डोमेस्टिक लोगों के पास इसका इन्होंने अपनी पोजीशन बढ़ाई है, 7% माल अप्रोक्सीमेटली उन्होंने बाई किया, तो इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट इसमें ये है कि नंबर ऑफ शेयर होल्डर अब इसमें कम हो गए हैं, जो पहले जो जो लोग इस शेयर में ज़्यादा लोग थे, अब वो मतलब उनको प्रॉफिट वॉफिट हुआ नहीं तो वो भी अपना माल बेच दिए हैं, तो इसीलिए क्योंकि ये इतनी बड़ी इसमें सेलिंग आई थी, तो अभी ये शेयर होल्डर इसमें थोड़ा सा 10% कम हो गए, तो ये दो इसमें पॉजिटिव पॉइंट हैं। तो ये हो गया हमारी फंडामेंटल एनालिसिस के मतलब फंडामेंटल के हिसाब से आप देखोगे तो इसमें मतलब मिला जुला ही चीज़ है, ना कोई इसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छाई दिख रही है ना बहुत ज़्यादा खराबी दिख रही है, मतलब ठीक ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि चार्ट में चलते हैं कि चार्ट में इसमें क्या चल रहा है। तो अब चार्ट में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से देखो ये शेयर मतलब यहाँ से अभी जो है 29 मई को इसने 511 रुपए के लगभग था, उसके बाद इस शेयर ने काफी बड़ी तेजी ली थी, और ये यहाँ 762 रुपए तक का भाव इसमें आया है। तो हम लोगों ने भी देखा है कि भाई इतनी इसमें सेलिंग हुई है तो ये कंपनी मतलब चलेगी तो है नहीं। क्यों नहीं चलेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एफआई ने इतना बेचा माल, रिटेलर भी बेचा, और जो प्रमोटर उन्होंने भी माल बेच दिया, तो ये सब मिला के मतलब शेयर ने कोई रिटर्न दिया नहीं है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अगर हम लोग इसका वॉल्यूम स्टडी भी कर लें तो देखो ये जो हम हमारी अभी 28 नवंबर के बाद से इसमें काफ़ी गिरावट आई है, मतलब एक्चुअली तो करेक्शन तो यहीं से शुरू हो गई है शेयर में। यहाँ से आप अगर देखोगे तो 762 62 63 रुपए का भाव है, वहाँ से ये शेयर मतलब ऐसे आते आते अब यहाँ पे आ गया है। अब मेरे को ये लग रहा है कि ये जो शेयर है ये शेयर मतलब अब एक अच्छे बाइंग लेवल पे आ गया है, मुझे मतलब ये दिख रहा है। अब मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है, मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि फंडामेंटली भी हमने देखा कि भाई इन लोग जिनका जिनका माल इसमें बिकना था वो माल बिक गया है। अब मान जिसको मतलब अगर कोई बहुत बड़ा मतलब भूचाल आना हो, जैसे पिछले समय कोविड आया था 3 4 साल पहले, या कोई युद्ध हो जाए तो अलग बात है, नहीं तो मुझे लग रहा है कि इस शेयर का जो वर्स्ट है वो निकल गया है, अब ये शेयर यहाँ से बढ़ना शुरू हो सकता है। तो अब ये शेयर बढ़ना हो सकता है, तो मुझे लग रहा है कि इस शेयर को हमें अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अब ये देखो ये मेरी पर्सनल चॉइस है और ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि मतलब मुझे ये शेयर अब अच्छा लग रहा है। अब जिन लोगों को मतलब शेयर मार्केट की नॉलेज है तो वो भी इसकी स्टडी कर सकते हैं। जिसको जो है शेयर मार्केट की स्टडी नहीं है और उसका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उससे भी इस शेयर के बारे में कंसल्ट कर सकते हो कि आपको ये शेयर कैसा लग रहा है। तो मतलब मुझे तो ये शेयर मतलब देखो मैं देखूं तो काफी मुझे ठीक ही लग रहा है। और अभी हम लोग इसको वीकली पे देखें तो वीकली पे भी देखो ये शेयर मतलब हमारा जो है 300 से, और यहाँ पे 2021 में इसने 780 का हाई मारा है। लेकिन इस शेयर ने जो है पूरी जर्नी मतलब 3 4 साल की देखो निकाल दी है, और इसमें इसने क्या ही है कि सबको इससे मतलब डर गया है, प्रमोटर भी भाग गया, यहाँ पे मैं फिर बताऊंगा, प्रमोटर भी भाग गया है, एफआई भी भाग गए हैं, लेकिन डीआई आ गए हैं और शेयर होल्डर कम हो गए हैं। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये शेयर अगर किसी को मतलब देखना हो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट के लिए, तो मुझे लग रहा है कि उसको इस शेयर को जरूर देखना चाहिए। इसमें अच्छा ही देखो क्या है कि एक तो ये है कि एच डी एफ सी ग्रुप का कंपनी है, तो अपने यहाँ पे जैसे एच डी एफ सी बैंक है तो इसका प्रमोटर मतलब वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी अपने इंडिया की मतलब रिलायंस के बाद दूसरे नंबर की बड़ी कंपनी है, तो इसका प्रमोटर बहुत अच्छी है। तो एक तो बात ये हो गई। हमने यहाँ पे देखा कि एच डी एफ सी का प्रमोटर ये है, मतलब इसमें जो प्रमोटर ने 50% की हिस्सेदारी है 50.34, तो इसका मतलब इसमें एच डी एफ सी बैंक की हिस्सेदारी है ये। तो ये एक अच्छी बात है कि इसको फाइनेंशियली अगर कभी पैसे की जरूरत हो या कुछ हुआ तो एच डी एफ सी का हाथ इसके ऊपर है, तो इसलिए ये कंपनी मुझे अच्छी लग रही है।
दूसरा बात क्या हो गया कि दूसरा बात ये हो गया कि अब इसकी सेलिंग जो आनी थी वो अब्जॉर्व हो गई है। अब तीसरी बात मुझे अच्छी क्या लग रहा है कि देखो मार्केट ऑलरेडी अपनी काफी करेक्शन में चल रही है। जैसा कि मैं अगर आप लोगों से बात करूं कि पहले भी मैंने आप लोगों को निफ्टी की एनालिसिस शेयर की है, तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि भाई निफ्टी में तो अपनी करेक्शन चलती रहेगी, ठीक है। तो निफ्टी की करेक्शन हमारी जारी है। ये देखो निफ्टी की करेक्शन जारी है, और मैंने बोला था कि भाई हमारी मार्केट इसी रेंज पे पूरे वीक में काम करेगा। आप अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो मैंने बताया था कि भाई अपना ये लोवेस्ट में 23,000 से 23,100, और अपर में मैंने बोला था कि भाई ये 23,000, शायद मैंने बोला था कि 24,000 के इर्द गिर्द मैंने बोला था कि भाई 23,000 से 24,000 इसके इर्द गिर्द ही हमारी मार्केट काम करेगी। तो मार्केट में जब करेक्शन है तो उस टाइप में इस टाइप की कंपनियों को लेना सबसे अच्छा है, क्योंकि इसमें सबकी सेलिंग भी आ गई है। अब ये शेयर में शेयर होल्डर भी कम हो गए हैं, और प्रमोटर का हाथ इसके ऊपर बढ़िया है। और खुद भी इसका हमने यहाँ पे जैसे फंडामेंटल एनालिसिस किया कि भाई इसके प्रॉफिट वॉफिट में भी हमने देखा कि उछाल अच्छा ही है। तो मतलब शेयर होल्डिंग तो जरूर इसमें कम हुई है, लेकिन हमारी ये जो फाइनेंशियल है, ये जैसे मैंने बताया कि भाई मार्च में इसमें 3% का मार्च टू मार्च इजाफा था रिवेन्यू पे, लेकिन हमारी यहाँ पे जो हमने बताया कि 15% बढ़ा। तो ये इसके लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मुझे लग रहा है, जो मैंने अपनी एनालिसिस से समझा जाना। और दूसरा चीज ये है कि यहाँ पे देखो इसका डेब्ट पहले बढ़ा था मार्च 2022 से मार्च 2023, लेकिन अभी इसमें डेब्ट जो है ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया। मतलब पिछले एक साल में इसने इस कंपनी ने कोई डेब्ट बढ़ाया नहीं है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे देखो मार्च 2022 से मार्च 2023, तो मार्च 2022 से मार्च 2023 के लिए अगर देखो यहाँ पे मार्च 2022 से मार्च 2023, तो ये जो पीरियड था इसके लिए मार्च, अरे सॉरी मैं निफ्टी का चार्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। ये मार्च 2022 में देखो ये शेयर कहाँ था, यहाँ था, ठीक है। अब उसमें जैसे हमने यहाँ पे देखा, ये जो फंडामेंटल मेन एनालिसिस होते हैं यहाँ पे, तो मार्च देखो यहाँ पे इसका क्या था कि इसका जो रिवेन्यू था वो फ्लैट था, और डेब्ट बढ़ गया। तो जब ये बढ़ गया तो देखो हमारे जो शेयर मार्केट बोलता है भाई तुम डेब्ट ज्यादा ले रहे हो, तुम ठीक हो नहीं। इसीलिए उसने क्या किया कि देखो शेयर पहले यहाँ पे काम कर रहा था, और उसके बाद इसने घपाक से यहाँ तोड़ दिया प्राइस को, और यहाँ तक पूरा इसने यहाँ तक तोड़ता ही रहा 27 मार्च 23 तक। ये जो 27 मार्च 23 मतलब ये रिजल्ट है, तब तक शेयर इससे डाउन रहा। यहाँ पे आप देख लो, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने अपना डेब्ट बढ़ाया, कर्जा बढ़ाया है, और उसके जो धंधे है सेल्स है उसमें कुछ फायदा इसको हुआ नहीं। लेकिन इसके अपोजिट अब देख लो यहाँ पे, जब इस कंपनी ने अपने मार्च 2023 से मार्च 2024 में इसने प्रॉफिट में 12% का इजाफा किया, और डेब्ट को कांस्टेंट रखा, तो अब यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे कंपनी ने तुरंत इसका शेयर जो है मार्केट ने इसका शेयर बढ़ा दिया। जो 400-450 का शेयर था वो चला गया 700 के लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो मेरे को लग रहा है कि ये जो फंडामेंटल यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, ये मतलब बहुत ही अच्छी बात है मुझे लग रहा है इसी, ठीक है। अब क्योंकि ये जो शेयर है, ये शेयर यहाँ से बढ़ के यहाँ तक आ गया है, तो अब यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट क्यों कर रहा है? क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं कि जब ब्रेकआउट होगा तो मैं ले लूंगा। तो जिन लोगों ने यहाँ पे ये लेवल देख के ब्रेकआउट लिया, तो मार्केट उनका पैसा कटवाने के लिए नीचे आ गई है। तो यही यहाँ पे गेम चल रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब इस शेयर की जो सारी समस्याएं हैं, क्योंकि मैंने आपको बता दिया फंडामेंटली देखो कंपनी अच्छा कर रही, डेब्ट बढ़ाई नहीं है, और सेल्स में 12% ईयर ऑन ईयर पे प्रॉफिट हो गया। पहले 3% का था मार्च 2022 से मार्च 2023, और मार्च 2023 से मार्च 2024 में 15% का हो गया। तो रिवेन्यू बढ़ गया है, डेब्ट हमारा कम है, और ये प्रॉफिट देखो 15% बढ़ गया है। ये जो मैं रेवेन्यू बोल रहा हूँ, ये रेवेन्यू नहीं बेसिकली यहाँ प्रॉफिट है। तो इसका पहले 3% का प्रॉफिट होता था मार्च 2022 से मार्च 2023, और अभी मार्च 2023 से मार्च 2024 में 15% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये एक बहुत ही मतलब पॉजिटिव पॉइंट है। तो डेब्ट नहीं लिया, और जो है इसका प्रॉफिट बढ़ गया, तो उसी के चक्कर में ये कंपनी हमारी अच्छा कर रही है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ से पीयर की भी देख सकते हैं। तो पीयर में देखो HDFC लाइफ का हमारा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो 1,34,000 करोड़ का है, SBI लाइफ का 1,38,000 करोड़ का है, और जो अपनी LIC है वो 5,63,000 करोड़ की मार्केट कैप है, और ICICI प्रूडेंशियल 95,000 करोड़ की मार्केट कैपिटलाइजेशन है।
तो मतलब मार्केट वाइज भी देखो तो अभी ये सेकंड पे थर्ड पे है, मतलब फर्स्ट में LIC है, सेकंड में SBI लाइफ है और थर्ड में HDFC लाइफ है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो कंपनी है, ये कंपनी अभी यहाँ से बढ़ के सेकंड पोजीशन पे आ जाएगी। और पी के हिसाब से देखोगे तो पी इसका थोड़ा सा ज्यादा है, 79 का है, जो LIC का बहुत कम है, 13 का। और ICICI प्रूडेंशियल का 109 है। तो देखो ये सब क्या है ना कि ये सब बहुत सारी चीजों का मिक्सअप होता है कि कब रेवेन्यू बढ़ रहा है, कब डेब्ट बढ़ रहा है, तो उन सब का है। तो मेरे को लग रहा है कि इसमें पी के लेके आपको उतना चिंता नहीं करना चाहिए। और हाँ, इसमें थोड़ा सा क्या है ना कि डेब्ट मतलब जैसे इनमें दिखा नहीं रहा, लेकिन इसमें थोड़ा सा 0.07% का है, लेकिन ICICI प्रूडेंशियल से इसका डेब्ट कम है, डेब्ट टू इक्विटी तो ठीक है। और ROCE की अगर हम बात करें तो ICICI प्रूडेंशियल से इसका अच्छा है, LIC से और SBI लाइफ से कम है। तो इन्हीं कुछ फंडामेंटल रीजनों की वजह से ये शेयर मतलब अभी तक बढ़ नहीं रहा था। जैसा कि मैंने बताया कि भाई यहाँ से कंपनी ने कर्जा उठाया और प्रॉफिट भी नहीं बढ़ रहा था, इसलिए इसको यहाँ तक गिरा के ले आए थे। मार्च 2023 में इसने अपना डेब्ट तो बढ़ाया भी नहीं और प्रॉफिट बहुत बढ़ा लिया, उसके बाद इस शेयर में ऊपर की चाल आ गई। अब ये जो चाल आई है, यहाँ पे हमने देखा कि अपने जो विदेशी निवेशक हैं और जो प्रमोटर, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी कम कर दी, इसीलिए ये शेयर ऊपर नहीं चल पा रहा। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब ये शेयर ऊपर जा सकता है, ये मुझे लग रहा है, क्योंकि फंडामेंटल इसमें मतलब काफी काम हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देख पाओगे तो इसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये शेयर को आप लोगों को एक बार देखना चाहिए। कंपनी के रिवेन्यू भी ठीक है और ओवरव्यू में तो खैर ऐसा कुछ है नहीं, मेन फाइनेंशियल है। तो मुझे लग रहा है कि देखो, अगर किसी को ये अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो निफ्टी है, निफ्टी में करेक्शन चल रही है और निफ्टी की करेक्शन अभी खत्म नहीं हुई, वो अभी चलती रहेगी। तो आप लोगों को अच्छी कंपनियां हैं वही आपको मतलब लेना चाहिए। और उन कंपनियों में आप अगर निवेश करोगे तो आपका मतलब काफी अच्छा रहता है। अब देखो, मार्केट अगर गिरेगी तो सारे शेयर गिरेंगे, मार्केट अगर बढ़ेगी तो मैक्सिमम शेयर बढ़ेंगे। और जब मार्केट गिरती है तो सारे शेयर नहीं गिरते, उनमें 80% 85% गिरते हैं, 10 to 15% नहीं गिरते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब ये शेयर शायद यहाँ से ना गिरे, ऊपर की जर्नी ये ले सकता है। तो अब क्यों ले सकता है, मैंने आपको फंडामेंटली वहां पे बताया है कि इसके भाई डेब्ट नहीं बढ़े और इसके प्रॉफिट में 12-15% की बढ़ोतरी हो गई ईयर ऑन ईयर। तो अभी ये जो अगला मतलब अपना जो फाइनेंशियल ईयर आएगा 24-25 वाला, उसमें और अच्छा प्रदर्शन करेगी, तो ये शेयर आपको और ऊपर चला जाएगा। तो यही मुझे आप लोगों को बताना था कि मुझे लग रहा है कि ये शेयर अभी ठीक लग रहा है। अगर आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है तो आप उससे जरूर कंसल्ट कर लें। और ये मेरी पर्सनल देखो राय है, मैं आप लोगों से जो मेरी एनालिसिस है वो मैंने आपको शेयर की है। आपको अगर ये एनालिसिस अच्छी लगे तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या अपनी रिस्क एपेटाइट के हिसाब से इस शेयर में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और अब मैं बताऊंगा कि अगर आप सपोज मेरे बोलने से इस शेयर को आप लेते हो तो आपको निकलना कहाँ है। तो निकलने के लिए देखो, इस चार्ट को हम थोड़ा सा जूम करते हैं। ये चार्ट अभी हमें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो हमें ये जो कैंडल है, ये कैंडल तो बहुत नीचे है, हमें इस कैंडल पे स्टॉप लॉस, मैक्सिमम लोग इसको स्टॉप लॉस बना लेते हैं, लेकिन इतना नीचे का स्टॉप लॉस नहीं लेना है। अगर आप यहाँ पे 622 मिलिए और 510 का आप स्टॉप लॉस लेते हो तो देखो आपका स्टॉप लॉस कितना नीचे है। एक बार कैलकुलेट करते हैं, 622 माइनस 510 और डिवाइड बाई 622, मतलब करीब करीब 18 से 20% का स्टॉप लॉस हो रहा है। मैक्सिमम लोग यही गलती करते हैं कि भाई वो यहाँ पे जो लेते हैं और जो सबसे नीचे वाला भाव होता है उसको बोलते हैं स्टॉप लॉस है। बट मेरा मानना ऐसा नहीं है, आपका स्टॉप लॉस इन्हीं जो कैंडल है इनमें कुछ स्पेशल टाइप की कैंडल होती है जिनको आपको ढूंढना होता है, ठीक है। वो स्पेशल कैंडल मैं आपको यहाँ पे देखो दिखाऊंगा। वो स्पेशल कैंडल यहाँ पे ये है, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ। ये जो कैंडल है, ये वाली 19 अप्रैल की कैंडल है ये। तो 19 अप्रैल की ये कैंडल को आप लोग जरूर देखें। और इसी के हिसाब से इसका जो स्टॉप लॉस है, देखो यहाँ पर राइट कॉर्नर में इधर जो भाव आएगा, जब मैं इसके नीचे रखूंगा, यस, तो ये दिखाना है कि हमारा 581 के लगभग हमारा स्टॉप लॉस इसमें होगा। मतलब ये जो कैंडल है ये वाली, ठीक है, ये इस जगह पे। तो इस कैंडल को आपको स्टॉप लॉस के रूप में मानना है, ये वाली को नहीं मानना है। तो अगर अब हम 581 का स्टॉप लॉस लेते हैं तो देखो अब हमारा स्टॉप लॉस इसमें कितना आएगा, 622 माइनस 581 डिवाइड बाई 622, तो मतलब
अप्रोक्सीमेटली 6 साढ़े 6% का स्टॉप लॉस है। तो देखो ये स्टॉप लॉस तो आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता कि आप मतलब मार्केट में पैसा भी कमा लो और आपको रिस्क ना रहे। तो भाई बिना रिस्क के, तो मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया कि बिना रिस्क के कुछ नहीं होता है। आप कोई भी धंधा कर लो, सब में रिस्क है। अगर आप कोई बिजनेस करते हो तो पता लगा एम्प्लॉय आपकी कंपनी को छोड़ के चला गया, वो एक रिस्क है। दूसरा, अगर आप आईटी में काम कर रहे हो तो आपका अच्छा एम्प्लॉय चला गया तो वहाँ पे आपका रिस्क है। अगर आप कोई धंधा व्यवसाय कर रहे हो और उसमें लाइट नहीं आ रही तो भी एक रिस्क है। आपकी मशीन का ब्रेक डाउन हो गया, वो भी रिस्क है। तो इसी तरीके इसमें क्या है कि इसमें आपके कैपिटल का रिस्क होता है। अगर आपको ये शेयर ऊपर जाके आपको पैसा बनाएगा तो ये नीचे भी आ सकता है, तो नीचे आके आपका नुकसान होगा। तो उसके हिसाब से आपको अपना नुकसान को कम करना है। अगर आप अपना नुकसान कम कर लिए शेयर मार्केट में तो आप पैसा जरूर कमा लोगे। तो उसी के लिए मैं बोल रहा हूँ कि मेरा जो इस कंपनी में स्टॉप लॉस है वो 581 है। तो आप लोग मतलब इसको कहीं कागज में नोट कर लेना। 580 मतलब ये दिखा रहा है कि 581 का स्टॉप लॉस है, तो आप 580 का पकड़ लो कि 580 के स्टॉप लॉस अगर ये ब्रेक कर देगा तो आपको इस शेयर से निकल जाना है। और जिस दिन इस कंपनी में ये दोबारा 580 के ऊपर आके और सस्टेन कर जाए एक दो दिन, तो आपको इसमें दोबारा एंट्री ले लेना है। तो ये हो गई हमारी स्टॉप लॉस की बात। अब इसमें हमें टारगेट कहाँ के मिल सकते हैं, तो मुझे लग रहा है कि अब ये शेयर अगर यहाँ से एक बार जाना स्टार्ट होगा तो आपको ये वाले जो लेवल हैं 740, मतलब हो सकता है कि आगामी मतलब 1 साल के भीतर ये शेयर मतलब आपको आते हुए दिख सकते हैं। हो सकता है उसके पहले भी आ जाए, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से इनकरेज करता हूँ। तो ये आपको भाव आते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो एक बार इन वाले टारगेटों के लिए आप इस शेयर को यहाँ देख सकते हो। स्टॉप लॉस मैंने बता दिया, इन पे अपने आपको मतलब ये ध्यान में रखना है। और यही मेरी आप लोगों से आज एनालिसिस शेयर करनी थी। और क्योंकि देखो ये डिटेल एनालिसिस होती है तो वीडियो थोड़ा लंबे होते हैं, क्योंकि अगर मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा चार्ट में भी कि चार्ट में मुझे स्टॉप लॉस कहाँ लगाने हैं, क्या इसमें टारगेट मिल सकते हैं, रिस्क कितना है, और फंडामेंटल भी अगर एनालिसिस जैसे करनी है, तो देखो इतना टाइम तो लगता है। मैंने आप लोगों को थोड़ा समझाने के हिसाब से ही अपनी एनालिसिस की है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने जो फ्रेंड हैं उनको भी इसके बारे में रिकमेंड कर सकते हैं, अगर वो शेयर मार्केट पे इंटरेस्टेड हैं और इन्वेस्ट करते हो। क्योंकि नॉर्मली मेरा इंटेंशन यही रहता है कि मैं आप लोगों से उन शेयरों के बारे में बात करूं जिनमें आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहे। मेरा पहला इंटेंशन यही है। मेरे पास तो बहुत सारे मतलब छोटे स्टॉक को भी मैं रिसर्च करके बोल सकता हूं, लेकिन उनमें क्या होता है कि इधर अपर सर्किट लगते हैं या फिर लोअर सर्किट लगते हैं। तो उनमें आप लोगों को मतलब समझ में नहीं आएगा कि आपने ले लिया तो निकलूं कहाँ, और अगर बढ़ गया तो बेचूं कहाँ। तो इसीलिए ये सारे शेयर ऐसे होते हैं कि इनमें मतलब आप अगर सपोज करो कि एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने मतलब इसको ले लिया और 581 का मैंने बोला कि आपको स्टॉप लॉस लगाना, ये वाले कैंडल वाला आपने नहीं भी लगाया, बाई चांस में मैं आइडली तो मैं बोल रहा हूँ कि आपको स्टॉप लॉस लगाना है, लेकिन आपने अगर नहीं लगाया तो कोई बात नहीं। देखो ये शेयर इतना यहाँ पे भी गिरा, यहाँ से 711 से गिर के आया 510, और उसके बाद देखो ऊपर ऊपर चलता ही गया। तो अच्छी कंपनी में यही होता है कि आपका भाव जरूर आएगा। तो मेरा मोटो यही है कि भाई आप लोगों से अच्छी कंपनी की बात करनी है और जिनमें आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहे। मैं अपनी तरफ से वही कोशिश करता हूँ। बाकी तो देखो मार्केट है, रिस्क है, अनसर्टेनिटी है, और यहाँ पे जिनको हम सेफ स्टॉक मानते हैं वो भी कभी कभी बहुत धक्का दे जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बात करूंगा कि यस बैंक एक समय का बहुत सेफ स्टॉक माना जाया करता था। आज उसकी देखो क्या हालत है, थोड़ा देख लेते हैं, याद आ गई तो। यस बैंक, यस देखो ये जो है अभी 19 रुपए पे है। एक समय ये जो शेयर था ये 472 500 का हुआ करता था, ये देखो। तो जब यहाँ पे था तो ये लोग इसको सेफ माना करते थे, लेकिन आज इसकी हालत ये हो गई है। इसी तरीके एक इंडिया बुल था, इंडिया बुल हाउसिंग, IBL, शायद अभी उसका नाम हम शायद चेंज हो गया होगा। इंडिया बुल, चलो मैं यहाँ देखता हूँ। इंडिया बुल हाउसिंग, हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, इसका शेयर शेयर प्राइस अभी इसका शायद इन्होंने कुछ चेंज कर दिया, क्या नाम है, IBUL, IBUL अभी तो यहाँ दिखा नहीं रहा कुछ, शायद उसका नाम हम चेंज हो गया। मतलब एक समय ये भी स्टॉक ऐसा था कि 1300-1400 का, 1400 नहीं 1900 का शायद शेयर हुआ करता था। और वहाँ के बाद ही वो शेयर भी ऐसे ही मतलब 60-70 रुपए आ गया था। अभी तो इसमें भाव दिख नहीं रहा, शायद उसका नाम कुछ चेंज हो गया है। तो मतलब अपना जैसे मैंने बताया कि देखो हम लोग
कोशिश करते हैं कि आपसे सेफ स्टॉक की बात करें, फंडामेंटली भी हम एनालिसिस किया, सब कुछ किया, लेकिन मेन चीज क्या है ना कि इसमें हमें पता नहीं होता कि हमारा प्रमोटर कैसा है। अगर एक समय यस बैंक ने देखो कितना लोगों को पैसा बना के दिया था कि लोग तो छप्पड़ फाड़ के, मतलब 12 रुपए का स्टॉक देखो जो है 2005 में 12 रुपए का था, और उसके बाद 2018 मतलब जस्ट 13 साल में 400 हो गया। तो कितने गुना हो गया, ऑलमोस्ट एट, यस, लगभग लगभग 35 से 40 गुना हो गया। लेकिन जब गिरा तो वो पूरा पैसा खत्म हो गया। तो इसीलिए स्टॉप लॉस देना जरूरी होता है, क्योंकि हमको लगता है कि ये सेफ है, लेकिन कल प्रमोटर क्या कर दे, कोई फॉल्ट कर दे, या कंपनी बेच दे, या गवर्नमेंट की तरफ से कोई रूल्स रेस्ट्रिक्शन आ जाए, तो उसमें एक रिस्क दिखता है। तो उसी रिस्क को आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई ये आप अपने स्टॉक का ध्यान में जरूर रखें। 580 रुपए का अगर ये लेवल ब्रेक कर जाए तो आपको इमीडिएट निकल जाना है। मतलब मैं स्टॉप लॉस इसलिए दे देता हूँ कि मैंने अभी वीडियो बनाया, और कल जब मार्केट चल रही होगी तो हो सकता है कि मैं आपके साथ ना हूँ, किसी में पर्सनल काम में रहूंगा, तो आप फंस जाओगे। तो आपको फंसना नहीं है, ये स्टॉप लॉस को आपको ध्यान में जरूर देना है। तो आज के दिन फ्रेंड्स इतना ही। काफ़ी दिनों से मैंने अपने कोई पर्सनल स्टॉक लेवल की एनालिसिस आपसे शेयर नहीं किया था, इसीलिए मैंने सोचा कि आज क्रिसमस डे है, तो आप सबको हैप्पी एंड मेरी मेरी क्रिसमस। और आप सब लोग स्वस्थ रहें, मैं यही आप लोगों को लिए कामना करता हूँ। और अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है स्टॉक मार्केट में, तो जरूर इन सब कंपनियों को आप एनालिसिस करें, रिसर्च करें, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कर लें। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है नहीं है, तो फिर आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से काम करें, और ये जो मैंने स्टॉप लॉस दिया उसको जरूर ध्यान में रखें। और इसी से मैं बोलूंगा कि देखो, मैं कोई सेबी अप्रूव्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो मेरे बोलने पे अगर आप कोई पोजीशन लेते हो तो भाई वो आपकी पर्सनल चॉइस होगी। मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन दिया कि भाई मुझे ये शेयर कैसा लग रहा है। अब ये शेयर मेरे पास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ये जरूर आप ध्यान में दे लें। मेरा इंटेंशन ये है कि भाई सब लोगों को अच्छे शेयर बताए जाएं जिनमें लोग इन्वेस्ट करके पैसा कमाएं, क्योंकि यहाँ पे लोग आते हैं 5 रुपए 10 रुपए के शेयर खरीद लेते हैं, वो शेयर फिर डूब जाते हैं, उनके सारे पैसे चले जाते हैं, फिर वो पूछते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है। लेकिन शेयर मार्केट जुआ नहीं है, ये मैं बोल सकता हूँ। शेयर मार्केट में आपको बस टिकना है, अच्छी कंपनी लिखे, तो आपको पैसे जरूर बनेंगे। और इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय श्री राम।